नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक पढ़ने वाले हैं। उसके अनुवादक है शिवदयाल। तो हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। खेल हमें ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार के सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन प्रदर्शित करने की प्रेरणा देता है। खेल भावना एक आकांक्षा या लोकाचार को व्यक्त करती है। खेल में हार या जीत की भावना अहम नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसलिए खेल एक सच्ची निष्ठा के बल पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी पूर्वक खेला जाना चाहिए, ताकि उसके मूल गुणों को शिरोधार करते हुए भावी खिलाड़ी खेल जगत में एक अच्छी भूमिका निभाने में सफल हो सके। अतः खेलों को किसी भी प्रकार की भेदभावना से मुक्त रखा जाना चाहिए। खेल सबको पसंद है ना। तो हम जब खेलते हैं ना, तो वो खेल भेदभाव से रहित होना चाहिए, भेदभावना से मुक्त होना चाहिए। और ये जो पाठ लिखा है, खिलाड़ी है जेसी ओवेंस। वो निग्रो है, लेकिन अमेरिका की तरफ से वो ओलंपिक गेम्स खेले हैं और उन्होंने बहुत सारे स्वर्ण पदक भी जीते हैं। वो एक ट्रैक और फील्ड एथलीट है। लंबी छलांग में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। तो उसी पर ये पाठ लिखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे जेसी ओवेंस। तो हम अभी पाठ देखेंगे। सन 1936 की गर्मियों में बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 1936 में गर्मियों में बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। एडोल्फ हिटलर के इस बचकाने आग्रह के कारण कि जर्मन खिलाड़ी शासक प्रजाति के सदस्य थे, वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थी। देखो यहाँ पे एक्चुअली खेल था वो, लेकिन वहाँ पे तब एडोल्फ हिटलर वहाँ पे थे और उनका नाजीवाद बहुत प्रसिद्ध था। वो एक नाजी जर्मनी का शासक है हिटलर। और उनके कारण जर्मन खिलाड़ी शासक प्रजाति के सदस्य थे, मतलब दूसरों पर शासन करने वाले, ऐसा उनको लगता था। और इसलिए राष्ट्रवादी भावनाएं तब उफान पर थी, बहुत ज़्यादा थी। मैं इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। मतलब ये जेसी ओवेंस कह रहे हैं, मैं इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। मैंने इन खेलों के लिए 6 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। 6 साल से वो उसके लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, श्रम किया था और अपने को कठोर अनुशासन में रखा था और नियम में बांध रखा था। अनुशासन में मतलब नियम में। और बहुत श्रम किए थे, बहुत मेहनत की थी उसने ये खेल के लिए। मैं जब जहाज़ पर सवार होकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहा था, तब मन में यही विचार था कि मैं 1-2 स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटूं। और वह अमेरिका की तरफ से खेल रहे थे और उनको लगा था कि मैं 1-2 तो स्वर्ण पदक जीत ही सकता हूँ। विशेषकर मेरा इरादा लंबी कूद में जीतने का था। साल भर पहले इसी कूद में मैंने 26 फुट 8.5 इंच का नया विश्व कीर्तिमान बनाया था। और साल भर पहले ही जेसी ओवेंस ने कीर्तिमान बनाया था लंबी कूद में 26 फुट 8.5 इंच का। हर किसी को मुझसे आशा थी और सभी को आशा थी कि ये जीतेगा ही, कि मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही विजयी होऊंगा। किंतु वहाँ पहुँचते ही मैं चकित रह गया, मैं आश्चर्य में पड़ गया। जब लंबी कूद के ट्रायल का अवसर आया, तो एक लंबे से लड़के को अभ्यास के दौरान ही 26 फुट की कूद लगाते देख मुझे अचंभा हुआ। अचंभा मतलब आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे जाके वो चकित हो गया जेसी ओवेंस। जब लंबी कूद के ट्रायल में ही एक लंबे से लड़के ने क्या किया, 26 फुट की कूद लगाई, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया। वह एक जर्मन खिलाड़ी था।
और वो लंबा सा जर्मन खिलाड़ी था, उसका नाम था लूज लॉन्ग। क्या नाम था उसका? लूज लॉन्ग। मुझे पता चला कि हिटलर ने उसको सबकी नज़रों से बचाकर रखा था, उस उम्मीद से कि वह प्रतियोगिता जीत लेगा। और उसे पता चला कि हिटलर ने उसे क्या किया था? सबकी नज़रों से बचाकर रखा था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो प्रतियोगिता जीत जाएगा, वो जो स्पर्धा थी वो जीत जाएगा। मुझे लगा कि यदि लूज लॉन्ग यह प्रतिस्पर्धा जीत गया तो इससे नाजियों को आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को बल ही मिलेगा। आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को, आर्य मतलब सबसे बड़ा, ऐसा सबसे श्रेष्ठ जिसको बोलेंगे, आर्य मतलब श्रेष्ठ। और ऐसे सिद्धांत उनको क्या लगता था? जर्मन के जो लोग थे जर्मनी के, उनको लगता था हम सबसे श्रेष्ठ है, तो वही सिद्धांत को आगे बल मिलेगा अगर वो जर्मन खिलाड़ी जीत गया तो, ऐसा जेसी ओवेंस को लग रहा था। मैं अंततोगत्वा एक निग्रो हूँ। अंततोगत्वा मतलब आखिरकार मैं एक निग्रो हूँ और हिटलर के तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करता हूँ, और हिटलर के जो भी तौर तरीके हैं वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब दूसरों पर रौब जमाना, दूसरों पर अधिकार प्राप्त कर लेना, और ये सोचना कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो ये तौर तरीके उसको पसंद नहीं थे। अतएव मैंने निश्चय किया कि उसको और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूँ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। और उनका जो हिटलर का जो सिद्धांत था आर्य श्रेष्ठता का, वो उसको लग रहा था कि उसमें कौन श्रेष्ठ है वो मैं बता दूंगा जीत कर यहाँ पे। तो ऐसा जेसी ओवेंस को लग रहा था। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा, और जिसको गुस्सा आएगा वो हमेशा गलती करता ही रहेगा खेलने में। हर प्रशिक्षक की यही सीख होती है, मैं इसका कोई अपवाद नहीं हूँ। और जो भी प्रशिक्षक प्रशिक्षण देता है वो हमेशा कहता है कि गुस्सा कभी भी नहीं करना, क्योंकि गुस्सा करने से क्या हो जाता है? हमसे गलती हो जाती है। और मैं भी इसका अपवाद नहीं था, मैं भी वो नियमों से बाहर नहीं था। पहले दिन अपने तीनों क्वालिफाइंग मुकाबलों में छलांग लगाने के लिए मैं निर्धारित रेखा का कुछ इंचों से अतिक्रमण करके और आगे बढ़कर कूदा, और मैं जो क्वालिफाई करते हैं आगे, उसके लिए उन्होंने कूद लगाई और उसमें थोड़ा सा आगे ही बढ़कर उन्होंने कूदा। नतीजा यह हुआ कि कूद अमान्य हो गई, और जो रेखा रहती है, बाउंड्री रहती है, उसके आगे उन्होंने कूद लगाई, तो इसलिए वो अमान्य हो गई। दूसरी कूद के समय तो हद ही हो गई, और दूसरी कूद के समय तो पहली कूद उनकी जो जैसे ओवेंस की जो थी वो अमान्य हो गई, और दूसरे के समय पर हद ही हो गई। मैं क्या 3000 मील से यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्वालिफाइंग मुकाबले में ही अनुत्तीर्ण होकर अपना मजाक बना लूँ, और दूसरी में भी उनको निराशा ही मिली, तो इसलिए जैसे ओवेंस को क्या लग रहा था कि मैं 3000 मील से क्या इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि क्वालिफाइंग मुकाबले में ही मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ, तो और मैं अपना मजाक बना लूँ, ऐसा जैसे ओवेंस को लग रहा था, क्योंकि वो लंबी कूद के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। मैंने अपने आप से पूछा, और यही क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि मैं यहाँ पे मजाक उड़ाने थोड़ा आया हूँ, मुझे खेलना है और जीतना है, वो भी स्वर्ण पदक जीतना है। पीठ से कुछ गज की दूरी पर गुजरते हुए मैंने निराशा में ज़मीन पर ठोकर मारी कि सहसा मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और जब मुझे निराशा हुई मेरी कूद से, तो तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ मुझे महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो सामने वह लंबा जर्मन लॉन्ग जंपर था, और वही जर्मनी का लूज लॉन्ग वही वहाँ पे खड़ा था, और उसने जेसी ओवेंस के पीठ पर हाथ रखा था। उसने पहली ही कोशिश में अंतिम कूद के लिए क्वालिफाई कर लिया था, और उसने तो पहली ही कोशिश में अंतिम कूद के लिए क्वालिफाई कर लिया था। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा, उसकी आंखें कैसी थी? नीली थी। उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, और अति उत्साह से उसने मुझसे हाथ मिलाया। जैसे ओवेंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ, और उसने फिर अपना परिचय कराया कि जेसी ओवेंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ। मेरा ख्याल है हम पहले भी कभी नहीं मिले,
और हम पहले कभी नहीं मिले। वह अंग्रेज़ी ठीक से बोल ले रहा था और वो जर्मन था लेकिन अंग्रेज़ी ठीक से बोल रहा था। हालांकि उसमें एक जर्मन प्रभाव ज़रूर था और उसके बोलने में लेकिन जर्मन प्रभाव झलक रहा था। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। और फिर जेसी ओवेंस ने भी उसको कहा कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। फिर अपनी घबराहट छिपाने के लिए मैंने जोड़ा, तुम कैसे हो? और मैं घबरा गया था क्योंकि मेरी 2 कूदें जो थी वो फेल हो गई थी, इसलिए मैं निराश था। लेकिन वो छुपाने के लिए मैंने उससे प्रश्न पूछा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यह बताओ कि तुम कैसे हो? तुम्हारा मतलब? मैंने पूछा। कोई चिंता तुमको खाए जा रही है, तुम मुझे चिंतित लग रहे हो, ऐसा लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को कहा। उसने कहा। उसके स्वर में एक किस्म का गर्व था जो दूसरी भाषा पर थोड़ी बहुत महारत हासिल करने के बाद आ जाता है। और उसके स्वर में, उसकी बातों में एक गर्व, थोड़ा सा अहंकार झलक रहा था जो कि दूसरी भाषा पर हम महारत हासिल कर, दूसरी भाषा बोलना हम सीखते हैं तो हमारे बोलने में थोड़ा सा गर्व होता है। तो ऐसा उसको महसूस हुआ। तुम आँख मूंद कर भी क्वालिफाई कर लोगे। और फिर उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई और क्या बोला कि तुम आँख मूंद कर भी क्वालिफाई कर लोगे। मैं जानता हूँ, मैंने उससे कहा, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात बताकर अच्छा लगा। और मैं जानता हूँ कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन तुमने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा। अगले कुछ मिनटों तक हम आपस में बातचीत करते रहे। मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि कौन सी चिंता मुझे खाई जा रही थी, लेकिन लगा जैसे वह मेरी नाराज़गी का कारण समझ गया था, क्योंकि उसने मुझसे विश्वास भरने की भरपूर कोशिश की और मुझ में विश्वास भरने की कि तुम कर सकते हो, ये कोशिश उसने भरपूर की। हालांकि वह नाजियों के युवा आंदोलन में दीक्षित हुआ था। नाजीवाद के जो आंदोलन हुआ था उसमें वो दीक्षित, उसमें उसने दीक्षा ग्रहण की थी, तो इसीलिए, परंतु अब उसका आर्य श्रेष्ठता संबंधी बातों से कोई लेना देना नहीं रह गया था। वो एक आम खिलाड़ी जैसे होता है वैसा वो था। वो जो राष्ट्रवाद की जो बातें थी वो अभी उसमें नहीं थी। वह अब भी उस प्रचार का हिस्सा दिखता था। इस बात पर हम खूब हंसे और वह अब भी उस प्रचार का हिस्सा दिखता था। इस बात पर हम खूब हंसे। वह मुझसे 1 इंच लंबा था। जेसी ओवेंस से वो लूज लॉन्ग 1 इंच लंबा था। उसका शरीर दुबला परंतु गठीला था, मतलब गठा हुआ था। साफ नीली आंखें, सुंदर केश और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा। उसकी आंखें नीली थी, उसके केश भी बहुत सुंदर थे और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा, दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत था। उसने जब देखा कि मैं शांत हो गया हूँ तो उसने टेक ऑफ बोर्ड की ओर संकेत किया। और अभी उसको लगा कि मैं अभी शांत हो गया हूँ तो उसने टेक ऑफ बोर्ड की तरफ संकेत किया। देखो, उसने कहा, क्यों नहीं तुम बोर्ड के कुछ इंच पहले एक लकीर खींच देते हो जिससे कि तुम उसी को निशाना बनाकर कूद लगाओ। और उसने क्या सलाह दी फिर उसको कि तुम बोर्ड के कुछ इंच पहले क्या करो, एक लकीर खींच दो और उसको ही तुम निशाना बनाकर उस पर ही कूदो। इससे तुम्हारी कूद कम से कम अमान्य तो नहीं होगी, और इससे तुम्हारी कूद कम से कम अमान्य नहीं होगी और तुम क्वालिफाई होगे खेलने के लिए आगे। और तुम इतनी लंबी कूद तो लगा ही लोगे कि क्वालिफाई कर सको, और इतनी लंबी कूद तो तुम लगा ही सकते हो। तुम्हें आखिर ट्रायल में ही प्रथम आने की क्या पड़ी है? और अभी तो सिर्फ ट्रायल चल रहा है, उसमें ही तुम्हें फर्स्ट आने की, प्रथम आने की क्या पड़ी है? महत्वपूर्ण तो कल का दिन है ना, और सबसे महत्वपूर्ण कल का दिन है। आज तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है उसके लिए, खेल के लिए। इसलिए आज पहले आने की तुम रेस मत लगाओ। उसकी बातों की सच्चाई ने मुझको झकझोरा तो मेरे अंदर का सारा तनाव बाहर निकल गया, और उसकी सच्चाई की जो बातें थी उससे मेरा पूरा तनाव, जो भी निराशा थी, जो भी टेंशन था, वो सब निकल गया। मैंने विश्वास से भरकर टेक ऑफ बोर्ड के पीछे बूट की नाप लेकर एक लकीर खींची और फिर कूद लगाई।
और मैं उसने जैसे कहा था वैसे ही किया कि बोर्ड के पहले ही मैंने थोड़ी सी वो वहाँ पे एक लकीर खींची और वही निशाना बनाया। मैं आवश्यकता से 1 फुट अधिक ही कूदा और क्वालिफाई कर गया, और जितनी आवश्यकता थी उससे मैं 1 फीट आगे ही कूदा और क्वालिफाई कर गया। उस रात ओलंपिक गांव में लुज लॉन्ग को धन्यवाद देने में उसके कमरे में पहुंचा, और उस रात वो ओलंपिक का जो गांव है, गांव की तरह वो पूरा बसाते हैं। ओलंपिक के अगर खेल है तो वहाँ पे एक गांव में जैसी सुख सुविधाएं होती है पूरी, वो सब वहाँ पे वो निर्माण करते हैं, तो इसलिए उसको गांव का कहते हैं। तो उस ओलंपिक गांव में लुज लॉन्ग को धन्यवाद देने के लिए मैं उसके कमरे में पहुँचा। क्यों गए वो धन्यवाद देने के लिए? क्योंकि उसकी वजह से ही वो क्वालिफाई हो गया था। मैं जानता था कि यदि वह न होता तो मैं अगले दिन के फाइनल मुकाबले में भाग लेने से वंचित हो सकता था, और मैं जानता था अगर वो नहीं होता ना तो मैं फाइनल में भाग लेने से वंचित हो जाता। हम उसके क्वार्टर में बैठे 2 घंटे तक बातें करते रहे, खेल के बारे में, अपने बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में और दूसरी कितनी ही चीज़ों के बारे में। और फिर उन्होंने जेसी ओवेंस ने उसके साथ में लुज लॉन्ग के साथ में 2 घंटे तक बातचीत की, खेलों के बारे में की, अपने बारे में की, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में की और बहुत चीज़ों के बारे में की। विदा लेते समय हमें एहसास हो रहा था कि हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी थी, और जब हमने विदा ली एक दूसरे से तब हमें पता चला कि सच्ची मित्रता हम में हो गई है, दोनों में हम सच्चे मित्र हो गए हैं। अगले दिन स्टेडियम जाकर मुझे लूज को पछाड़ने को भरकस कोशिश करनी थी, और दूसरे दिन मुझे लूज को पछाड़ने के लिए भरकस कोशिश करनी थी वो, क्योंकि लूज लॉन्ग बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था और जेसी ओवेंस को वो जो स्पर्धा है वो जीतनी ही थी, इसलिए उसको बहुत कोशिश करनी थी। लेकिन मैं जानता था कि वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता था, भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो। लेकिन जेसी ओवेन जानता था कि लुज लॉन्ग मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता है, मेरी उसमें जीत हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको लग रहा था, दिल से, मन से लग रहा था कि मेरा प्रदर्शन सबसे अच्छा हो, सर्वोत्तम हो। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लूज ने स्वयं अपना ही कीर्तिमान तोड़ डाला, और अभी उनके जो गेम्स है वो स्टार्ट हो गए, और उसमें लूज लॉन्ग ने क्या किया, अपना स्वयं का ही जो पहले का कीर्तिमान था वो तोड़ डाला। ऐसा करके उसने मुझे चोटी का प्रदर्शन करने को बाध्य कर दिया, और उसने क्या किया, फिर मुझे चोटी का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य कर दिया। उसने क्या किया, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर जेसी ओवेंस को उससे भी आगे कूद लगानी थी, इसलिए अभी उसको सबसे चोटी का प्रदर्शन करना था। मुझे याद है मैंने जैसे ही 26 फुट 5.16 इंच का ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था, और फिर उसने कर दिखाया जेसी ओवेंस ने, उससे भी आगे कूद लगाकर, और फिर उसे बधाई देने के लिए सबसे पहले मेरी बगल में कौन खड़ा था, जेसी ओवेंस, क्योंकि उसको मैंने हरा दिया था। वह यह जानते हुए भी कि मात्र 100 गज की दूरी पर बैठा हिटलर हम दोनों को घूर रहा है, और हिटलर वहाँ पे स्वयं मौजूद थे, और वो क्या कर रहा था, उनको घूर रहा था, वो दोनों बातें कर रहे थे। तो लूज ने मुझसे पूरे जोश से हाथ मिलाया। यह कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान वाली हाथों की पकड़ नहीं थी, और उसका कोई दिल टूटा नहीं था, मैं जीत गया। तो वो एक सच्चा मित्र था, और उसकी वजह से उसने क्या किया, उससे हाथ मिलाया और उसको बधाई दी। उस क्षण लूज की प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जो कुछ अनुभव कर रहा था, उसके आगे चाहे तो कोई मेरे सारे स्वर्ण पदक गला डालता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। देखो कितनी बड़ी बात कही है जेसी ओवेंस ने कि लूज लॉन्ग की जो मित्रता थी वो स्वर्ण पदकों से भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत श्रेष्ठ थी, और वो स्वर्ण पदक की कीमत उसके आगे, वो मित्रता के आगे, वो मैत्री के आगे कुछ भी नहीं थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक हैं, उसको स्थापना करने वाले हैं, पियरे डी कुबर्टिन ने कहा था,
वो संस्थापक जो थे पियरे डी कुबर्टिन, ये उनका नाम है, उन्होंने कहा था ओलंपिक खेलों में जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं, और ओलंपिक खेलों में जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण इन खेलों में भागीदारी है, और उसमें भागीदारी करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में असली चीज़ विजयी होना नहीं, वरन कुशलतापूर्वक संघर्ष करना है। और उन्होंने क्या कहा था कि विजयी होना ही जीवन में असली चीज़ नहीं है, तो कुशलतापूर्वक संघर्ष हमें करना चाहिए। विजय होगी नहीं होगी, लेकिन हमारा काम हमें अच्छे से करना है। मैंने तब महसूस किया कि लूज जैसे उन आदर्शों का सार रूप था जो कुबर्टिन के मन मस्तिष्क में रहे होंगे। और जिन्होंने स्थापना की है कुबर्टिन ने, तो उनके मन में, उनके दिमाग में जैसे खिलाड़ी होने चाहिए, लूज लॉन्ग वो खिलाड़ियों जैसा ही था। उसने क्या किया, संघर्ष किया, लेकिन मतलब विजयी नहीं हुआ, तो वो टूटा नहीं या हार, मतलब निराश नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे जेसी ओवेंस ने क्या कहा है कि मैंने तब महसूस किया कि लूज जैसे उन आदर्शों का सार रूप था जो कुबर्टिन के मन मस्तिष्क में रहे होंगे। तो इस प्रकार ये जेसी ओवेंस के पर लिखा हुआ पाठ है। खेलों में इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें खेलते समय जीत या हार नहीं देखनी है, अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन हमें वहाँ पे हमेशा करना है, और खेल की भावना हमें होनी चाहिए। तो ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो हम अभी उसका स्वाध्याय देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, देखो कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है इस पार्ट का ही, और उसके ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो पैराग्राफ में से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर जो है, प्रश्नों के उत्तर है, वो ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है जेसी ओवेंस कौन था। तो जेसी ओवेंस कौन था, तो सबसे पहले वो एक लंबी कूद का या खिलाड़ी था, एथलीट था, और एक निग्रो था वो। तो यहाँ पे आप इस प्रकार वो आंसर लिख सकते हैं, खिलाड़ी था और वो एक निग्रो भी था। जेसी कौन सा स्वर्ण पदक जीतने आया था, कौन सा पदक जीतने आया था, वो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतने आया था। जेसी ओलंपिक गांव में लूज लॉन्ग से मिलने क्यों गया, जेसी ओलंपिक गांव में लूज लॉन्ग से मिलने क्यों गया, वो उसको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ही वो क्या हुआ था, फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई हुआ था। बर्लिन पहुंचकर जेसी चकित क्यों रह गया, बर्लिन पहुंचने के बाद वह चकित क्यों रह गया, क्योंकि उसने क्या देखा वहाँ पे, एक लंबी कूद में के ट्रायल का जब अवसर आया, तो लंबे से लड़के को अभ्यास के दौरान ही 26 फुट की कूद लगाते देख वह चकित रह गया। मतलब ट्रायल में ही एक बड़े से लंबे से लड़के को 26 फुट की कूद लगाते देखकर वो चकित रह गया। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखना है। जेसी ने क्या निश्चय किया, जेसी ने क्या निश्चय किया, क्या किया उसने निश्चय कि उसको और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूँ, मतलब किसको, एडोल्फ हिटलर को और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूँ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं, ये निश्चय उसने किया। जेसी ने लूज लॉन्ग का वर्णन किन शब्दों में किया है, कि उसकी जो मित्रता है वो प्रगाढ़ है और सोने के जैसी है। और उसने क्या कहा है कि जो संस्थापक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक है पियरे डी कुबर्टिन, तो उनके जो आदर्शों का जो सार रूप है वो है लूज लॉन्ग। उन्होंने जो आदर्श रखे हैं, उन्होंने जैसा सोचा था कि एक खिलाड़ी कैसा होना चाहिए, तो वो है लूज लॉन्ग। तो इस प्रकार उसने क्या किया है, इन शब्दों में उसका वर्णन किया है। और वो दिखने में कैसा था कि उसकी आंखें नीली थी, कद बड़ा लंबा था,
और बहुत ही वो खूबसूरत था। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका वर्णन लुज लॉन्ग का। निम्नलिखित कथनों का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो हमें अभिप्राय यहाँ पे लिखना है। पहला है गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलत करता रहेगा। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलत करता रहेगा, ऐसा होता ही है। अगर हमें गुस्सा है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे में क्या हो जाता है, गुस्सा आने पर हमसे गलती हो जाती है खेलने में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलत करता रहेगा। और दूसरा है कोई चीज़ तुमको खाए जा रही है। और जब जेसी ओवेंस उसको बोलता है, लुज लॉन्ग जेसी ओवेंस को बोलता है कि कोई चीज़ तुम्हें खाई जा रही है, तो मतलब तुम्हें कोई चिंता ज़रूर सता रही है या तुम बहुत टेंशन में हो, ऐसा उसका अभिप्राय है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1936 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बर्लिन में, जर्मनी, बर्लिन में। लुज लॉन्ग कौन था? कौन था लुज लॉन्ग? जर्मन खिलाड़ी था। तो यहाँ पे देखो व्याकरण के प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। यहाँ पे एक शब्द दिए हैं, उसमें से उपसर्ग मतलब शब्दों से पहले लगने वाला, और प्रत्यय मतलब शब्दों के बाद। तो यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द हमें अलग करना है। जैसे कि प्रजाति है, वहाँ पे प्र मतलब उपसर्ग है और जाति मूल शब्द है। अनुत्तीर्ण में कैसे आएगा? अन उपसर्ग और उत्तीर्ण ये मूल शब्द। परिस्थिति में परि उपसर्ग और स्थिति ये मूल शब्द। अमान्य अ उपसर्ग मान्य मूल शब्द। अपवाद अप उपसर्ग वाद मूल शब्द। अतिक्रमण अति उपसर्ग क्रमण ये मूल शब्द। अभी निम्नलिखित शब्दों का एक वचन रूप लिखिए। एक वचन रूप लिखना है हमें। यहाँ पे अनेक वचन रूप दिया हुआ है। भावनाएं, तो उसका क्या आएगा? भावना। मिनटो मिनट। आंखें आँख। तौर तरीके तौर तरीका। बातें बात। घंटे घंटा। रिक्त स्थानों में कोष्टक के शब्दों से के सही रूप लिखिए। अभी यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान है, तो वो शब्दों के सही रूप लिखने हैं। हमारे बीच सच्ची डैश कायम हो चुकी थी, तो वहाँ पे मित्र शब्द दिया है, तो क्या हो चुकी थी? तो मित्र का क्या रूप आएगा वहाँ पे? मित्रता। हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी थी। दूसरा है मैं इस ओलंपिक्स प्रतिस्पर्धा में डैश होऊंगा, विजय दिया है, तो विजयी होऊंगा, ऐसा आएगा वहाँ पे। मैं इन बातों को लेकर बहुत डैश नहीं था, चिंता दिया है वहाँ पे, तो चिंतित नहीं था। उसकी बातों की डैश ने मुझे झकझोरा, सच दिया है, तो उसकी बातों की सच्चाई ने, ऐसा आएगा वहाँ पे। मैंने ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली डैश कूद लगाई, अंत दिया है वहाँ पे, अंतिम कूद लगाई, ऐसा आएगा। यहाँ पे हमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचानना है, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। देखो यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ है, उन्होंने रेखांकित किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, प्रदर्शन। तो प्रदर्शन ये शब्द क्या आएगा? वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता था, प्रदर्शन पुल्लिंग आएगा। भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो, जीत क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। साफ नीली आंखें, सुंदर केश, सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा। तो यहाँ पे अंडरलाइन आंखें और चेहरा को है, तो आंखें क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा, और चेहरा पुल्लिंग। आगे का है नतीजा यह हुआ कि कूद अमान्य हो गई। नतीजा और कूद ये दो शब्द है अंडरलाइन किए हुए। पहला है नतीजा, नतीजा क्या आएगा? पुल्लिंग, और कूद क्या आएगा? स्त्रीलिंग। आगे है उसकी बातों की सच्चाई ने मुझको झकझोरा, तो मेरे अंदर का सारा तनाव बाहर निकल गया। सच्चाई और तनाव ये दो शब्द है। सच्चाई स्त्रीलिंग आएगा और तनाव पुल्लिंग आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।